काजुया अपनी सेटिंग से बात करते हुए एक शॉप की तरफ से जा रहा होता है। तभी दो लड़कियां उससे आकर टकरा जाती है। तभी इस दुकान के अंदर से एक चोर बाहर निकलता है जो कि इन सभी को मारने वाला था। जैसे ही ये गुंडा इन दोनों लड़कियों पर अटैक करता है तो काजिया उसके सामने आ जाता है। तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। पर अगले पल ये गुंडा यहाँ से भाग जाता है क्योंकि काजुया को चाकू लग चुका है। ये दोनों लड़कियां उसके पास आकर रोना शुरू कर देती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और काजुया एक दूसरे वर्ल्ड में रीइनकार्नेट हो चुका है और इस वर्ल्ड में उसका नाम है काइन। तभी उसकी मॉम उसे आकर गले से लगा लेती हैं। जैसे ही वो शीशे में देखता है वो ये पूछता है कि ये बच्चा कौन है। पर जैसे ही उसे ये पता लगता है कि ये उसी की बॉडी है तो वो काफी ज्यादा बौखला जाता है। क्या ये मैं हूँ? क्या मैं? अब ये दोनों उसका फीवर चेक करती हैं क्योंकि काइन एक हफ्ते बाद उठा है। जिसके बाद वो दोनों ही यहाँ से चली जाती हैं। इन दोनों के जाने के बाद वो ये सोच रहा होता है कि शायद से मैं मर चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उन दोनों लड़कियों को तो बचा लिया। अब वो आसपास की सारी जगहों को चेक कर रहा होता है कि ये जगह कैसी है और वो कहाँ पर है। तभी एक मेड यहाँ पर आ जाती है और उसको ऐसा लगता है कि काइन ने अपनी चड्डी गीली कर दी है और वो उसकी चड्डी को चेंज करवा देती है। ये तुम क्या कर रही हो? फिर काइन बाहर आ जाता है और अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है, जहाँ पर उसे इस वर्ल्ड के बारे में और साथ में अपनी फैमिली के बारे में पता लगता है, जहाँ पर उसके दो भाई और हैं जिसका नाम है जिन और एलिस, और एक छोटी बहन जिसका नाम है रेनी। फिर हमें काइन के फादर के बारे में बताया जाता है जो कि एक हाई रैंक नोबल है और उनकी एक काफी बड़ी आर्मी है जो कि मेनली फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर्स पर अपनी निगरानी रखते हैं। ये सारी बातें काइन को उसकी मेट बता रही होती है और साथ में वो इसे एडवेंचरर्स के बारे में भी काफी कुछ बताती है। काइन ये कहता है कि मुझे भी मैजिक यूज करना है, उसमें भी काफी टाइम है, तुम बस पढ़ाई करो। जिसके बाद वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो इस वर्ल्ड में रहने वाला है और इस लाइफ को एंजॉय करेगा। जिसके बाद काइन अपने डैड से ये पूछता है कि मुझे मैजिक और इस किंगडम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, पर वो उसे मना कर देते हैं। तुम अभी काफी छोटे हो और इसके लिए तुम्हें कम से कम 5 साल का होना होगा। लेकिन वो अपने रूम में आकर फायर मैजिक को काफी आराम से यूज कर रहा होता है। तभी उसकी मेड यहाँ पर आ जाती है और वो इस मैजिक को गायब कर देता है। पर ये सारा कुछ करते हुए उसकी बहनों से नोटिस कर लेती है, मैं तुम्हें काफी कुछ सिखा सकती हूँ। फिर उसकी बहन काइन को इस किंगडम की हिस्ट्री के बारे में बताना शुरू करती है और साथ में ये भी कि इस किंगडम में कौन कौन रहता है। ये सारी बातें सुनने के बाद काइन भी काफी एक्साइटेड हो जाता है, काश मैं भी बाहर जा पाता, लेकिन अभी मुझे 2 साल वेट और करना है। अब ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और काइन 5 साल का हो चुका है। उसकी बहन उसके ऊपर ही लट्टू हो जाती, तुम तो काफी क्यूट लग रहे हो। ये सारे अभी काइन को लेकर बाहर आ जाते हैं और वो अपनी बहन से पूछता है कि ये मैजिक स्टेटस क्या होता है। अब वो अपना मैजिक स्टेटस शो करती है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स की पावर होती है। उनकी मॉम ये बताती है कि इसे गॉड ऑफ मैजिक से लेवल 2 की प्रोटेक्शन मिली हुई है। साथ में वो ये कहती है प्रोटेक्शन लेवल 5 तक होते हैं जो कि तुम्हें गॉड से मिलते हैं। जिसके बाद ये सारे उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर 7 गॉड्स की मूर्तियां होती हैं। यहाँ पर खड़े हुए प्रीस्ट गॉड से कहते हैं कि इस बच्चे को बैप्टाइज कर दो। तभी अचानक एक मूर्ति में से रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है और काइन एक दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है जहां पर सारे के सारे गॉड्स बैठे होते हैं। काइन भी इन सभी को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। अरे दैया रे दैया, ये सारे कौन है? ये सारे गॉड्स उसे यहाँ पर देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। वैसे हमने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है और मेरा नाम है जिनोम और मैं ही इस वर्ल्ड का क्रिएटर हूँ। जिसके बाद काइन को ये बताया जाता है कि उसकी डेथ कैसे हुई और अगर वो उन 2 लड़कियों को ना बचाता तो वो नल्ला वैसे भी पकड़ा जाता और सारे लोग उसे मार मार कर उसकी चटनी बना देते। ये सारी कहानी सुनने के बाद काइन समझ जाता है कि वो तो बस फालतू में मरा है। ये गॉड उसे ये बताते हैं कि वो एक अच्छा काम करते हुए मारा गया और इसीलिए वो एक दूसरे वर्ल्ड में रीइनकार्नेट हो चुका है, एक छोटा सा बच्चा बनकर जिसका नाम है काइन। काइन भी ये सारी बातें सुनकर उन गॉड से कहता है कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस वर्ल्ड में रीइनकार्नेट किया। तभी गॉड ऑफ मैजिक उसके सामने आ जाती है, चलो मैं तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन देती हूँ। जिनोम भी ये कहते हैं, अरे हाँ मैं भी। अब एक एक करके सारे गॉड सामने आते हैं और काइन को अपनी प्रोटेक्शन दे देते हैं। जिसके बाद जिनोम जोर जोर से हंसते हैं, तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है। प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि अब ये सारे इन गॉड्स के सामने बैठे हुए हैं। प्रीस्ट ये कहते हैं कि मैंने आज से पहले इन स्टैचूज को ऐसे चमकते हुए नहीं देखा। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि काइन को काफी सारे गॉड्स की प्रोटेक्शन मिल चुकी है। अब ये सारे काइन से कहते हैं कि वो अपना स्टेटस दिखाए, पर वो ये कहता है कि मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है और वो यहाँ से भाग जाता है। तभी जिनोम उसके सामने आ जाते हैं। वो ये कहते हैं अपने स्टेटस को छुपाने के लिए स्टेटस कंसील का इस्तेमाल करो और वो भी इसी मैजिक का इस्तेमाल करता है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं। काइन ये बताता है कि मुझे काफी सारे गॉड से प्रोटेक्शन मिली है। उसके डैड उससे पूछते हैं अगर ऐसी ही बात है तो अपना स्टेटस दिखाओ, लेकिन जैसे ही वो इन सभी को अपना स्टेटस दिखाता है तो ये सारे हक्के बक्के रह जाते हैं, खासकर उसके डैड। तुम्हारी पावर्स इतनी ज्यादा कैसे हो सकती हैं? लगता है मैं इसे फिक्स करना भूल गया। उसके डैड अब भी काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और वो काइन से मना करते हैं कि वो अपना मैजिकल स्टेटस किसी को भी ना दिखाए क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा है। अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा।
अपने रूम में आने के बाद वो एक समनिंग मैजिक की बुक को देखता है और ये सोचता है कि शायद से अब मैं एक फ्लफी से एनिमल को समन कर पाऊंगा। अब बाहर आने के बाद वो ये ट्राई करता है कि वो एक फ्लफी से एनिमल को समन कर पाए, लेकिन यहाँ पर एक डीमन समन हो जाता है जो कि उसकी बहन और एक कैट गर्ल पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी काइन उनके सामने आ जाता है और वो उस पल को याद करता है कि कैसे उसने उन लड़कियों को बचाया था। लेकिन तभी ये डीमन उसकी एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे काइन की हालत काफी गंदी हो जाती है। वो ये कहता है कि मैं किसी को भी रोते हुए देख नहीं सकता, जिसके बाद वो अनसमनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके इस डीमन को दोबारा से भेज देता है और जमीन पर गिर जाता है। ये दोनों लड़कियां उसके पास आकर रोना शुरू कर देती हैं और काइन को ऐसा लगता है कि वो दोबारा से मरने वाला है। पर ये बंदा अचानक से ही उठकर बैठ जाता है। मैं तो अभी जिंदा हूँ, और ये दोनों ही उसे गले से लगा लेती हैं। मैं इस वर्ल्ड में सभी की हेल्प करने वाला हूँ, जिससे मुझे काफी खुशी मिलेगी। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं और काइन के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उसके डैड उससे ये पूछते हैं कि सुनो बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? काइन ये कहता है, मैं बड़ा होकर ढिंचक पूजा बनना चाहता हूँ और साथ में अलग अलग जगहों को भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और साथ ही में सबकी हेल्प भी। जिसके बाद वो ये फाइनलाइज कर लेता है कि वो बड़ा होकर एक एडवेंचरर बनने वाला है ताकि वो इन सभी के स्माइल्स को प्रोटेक्ट कर सके। इस तरफ ये गॉब्स बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने काइन को प्रोटेक्शन लेवल 5 तक ही दिया है। जिनोम ये कहते हैं पर ये तो काफी कम है, और जब वो 16 साल का हो जाएगा तो उसे इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रांग इंसान बनना होगा, क्योंकि आगे चलकर हमें इस बच्चे की काफी जरूरत पड़ने वाली है। अब काइन के फादर जी उसे समझा रहे होते हैं, अगर तुम एक एडवेंचरर बनना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें काफी कड़ी मेहनत करनी होगी और साथ में पढ़ाई भी, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर का इंतजाम कर रहा हूँ। ये सुनकर काइन भी काफी खुश हो जाता है। अपने रूम में आने के बाद काइन ये सोचता है कि आखिरकार मेरे टीचर्स कैसे दिखते होंगे, क्या एक विच की तरह? तभी उसके टीचर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो उन्हें देखने के लिए टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ रहा होता है और गलती से उन्हीं के ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर खड़ा हुआ बटलर काइन को ये बताता है कि ये सही तुम्हारी टीचर्स है। जिसके बाद ये दोनों ही टीचर्स उसके डैड के सामने आ जाती हैं, और एक का नाम है मिली और दूसरी है नीना, जो एक एल्फ है। ये सुनकर काइन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्या एक एल्फ? जिसके बाद वो उसे लेकर ग्राउंड में आ जाती हैं और उसकी स्वर्ड स्किल्स को चेक करती हैं, पर काइन अपनी स्वर्ड को काफी फुर्ती से घुमा रहा होता है। ये दोनों उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती हैं और मिली उससे कहती हैं कि चलो मेरे साथ एक बैटल करो। अब इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहां पर काइन काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है। नीना उसे देखकर ये पूछती है, क्या तुम्हें वॉर गॉड की प्रोटेक्शन मिली हुई है? अरे हाँ, मुझे मिली है। और मिली भी उसके साथ फाइट करते करते काफी थक जाती है। मैं काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ। अब बारी आती है नीना की, जो कि उसे मैजिक सिखाने के लिए सामने आ जाती हैं। चलो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई काइन उसके सामने अपने मैजिक का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है, जिसको देखकर नीना भी काफी शॉक्ड हो जाती है। और ये सारा कुछ इसलिए होता है क्योंकि काइन ने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कोई भी इंचेंटेशन नहीं की होती है। इस बात को लेकर भी ये दोनों काफी हैरान हो रही होती है कि काइन वाटर मैजिक के साथ साथ फायर मैजिक भी कर सकता है। जैसे ही वो अपने आइटम बॉक्स से एक टॉवल निकालकर इन दोनों को देता है तो ये दोनों काफी शॉक्ड हो जाती है। क्या तुम्हारे पास एक आइटम बॉक्स भी है? अब ये दोनों काइन से मना करती हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर सिखा नहीं सकते, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो। काइन उनसे कहता है कि चलो फिर बाहर जाकर सीखते हैं। उसके डैड से परमिशन लेने के बाद ये सारे बाहर आ जाते हैं ताकि काइन को एडवांस मैजिक सिखाया जा सके। जब ये सारे खुले मैदान में आ जाते तो नीना उसे ये कहती है कि चलो अब एक इंटरमीडिएट लेवल का मैजिक इस्तेमाल करो। ये सुनते ही काइन एक फायरबॉल को बनाना शुरू कर देता है और सामने एक जोरदार ब्लास्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, पर इन दोनों की ये सारा कुछ देखकर काफी फट रही होती है। तुमने अपना सारा मैजिक इस्तेमाल कर लिया है, क्या तुम्हें थकान महसूस नहीं हो रही है? अरे नहीं, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। लगता है ये बच्चा काफी स्ट्रांग है। पर तभी अचानक उन्हें कुछ सेंस होता है कि पीछे से कोई उनके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। पीछे देखते ही वो ये नोटिस करती हैं कि ये किलर रैबिट है जो कि उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर ये उससे बच जाते हैं और अब वो काइन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है, पर वो अपनी एयर बुलेट से इसका काम 25 कर देता है। अब मिली उसे ये कहती है कि मैं भी एक मैजिकल बैग लेने के बारे में सोच रही हूँ। काइन उसे ये पूछता है कि ये मैजिकल बैग क्या होता है? अरे ये एक मैजिकल आइटम है जो कि काफी ज्यादा महंगा होता है, पर मुझे ये चाहिए। जिसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पर काफी सारे किलर रैबिट्स को जान से मारने वाले हैं। नीना अपनी सर्चिंग स्किल का इस्तेमाल करके ये पता लगाती है कि पास ही में एक किलर रैबिट है। काइन भी देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ऐसी भी कोई स्किल एग्जिस्ट करती है। अब वो भी इसी स्किल का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर 4 किलर रैबिट्स है। ये दोनों ही काइन को देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि कोई भी पहली बार में सर्च स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और काइन ने ये कर दिखाया। जिसके बाद ये सारे उस जगह पर जाकर सारे के सारे किलर रैबिट्स को मारना शुरू कर देते हैं, और एक किलर रैबिट जंगल की तरफ जा रहा होता है और काइन उसका पीछा करने का ट्राई करता है, पर ये दोनों उसको रोक देती हैं। तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, आगे काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं और डिकेड में एक बार ये मॉन्स्टर्स सिटी के ऊपर भी अटैक करते हैं। ये दोनों काइन से ये कहती है कि तुम्हें आगे चलकर एक काफी स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बनना है ताकि तुम सिटी को प्रोटेक्ट कर पाओ। अरे हाँ, मैं समझ गया। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइन लेवल 8 का हो चुका है और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो रहा होता है कि मैंने तो बस कुछ ही किलर रैबिट्स को मारा है। और तभी ये बात सामने आती है कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जिससे उसका लेवल अब काफी जल्द
जल्दी हो रहा है। और वो ये सोचता है अगर लोगों को इसके बारे में पता लगा कि मेरे पास ये स्किल है तो वो मुझे जान से मार देंगे। काइन की ये सारा कुछ सोचकर काफी ज्यादा फट रही होती है और वो गॉड से ये कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ये दोनों टीचर्स काइन को लेकर एक गिल्ड में आ जाते हैं और काइन भी यहाँ पर आने के बाद काफी खुश हो रहा होता है। लेकिन जब ये सारे अंदर जाते हैं तो काइन ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि सामने रिसेप्शन पर एक लड़की है जो कि एक डॉग गर्ल है और उसका नाम है रूडी। वो काइन से ये पूछती है, अरे बच्चे तुम कैसे हो? पर जैसे ही उसे काइन की रियलिटी के बारे में पता लगता है कि वो कौन है तो वो उसे माफी मांगने लग जाती हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी यहाँ पर एक हट्टा खट्टा छपरी आ जाता है और वो ये कहता है कि तुम दोनों इस बच्चे के साथ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली जो तुम बेबी सिटिंग कर रही हो? चलो मेरे साथ कुछ खाने पीने चलते हैं। पर मिली उसके साथ जाने से मना कर देती है, जिसको देखकर इस बंदे को काफी गुस्सा आ जाता है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे मना कैसे किया? जिसके बाद और भी गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को टॉर्चर करने का ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन तभी काइन इस बंदे का हाथ पकड़ लेता है, अरे ओए अंकल यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। और वो इसे फटका मारकर नीचे गिरा देता है। इससे ये बंदा काफी गुस्से में आ जाता है और काइन के ऊपर दोबारा से अटैक करता है, पर काइन उसे फिर से नीचे गिरा देता है। हाँ भाई अंकल आ गया स्वाद। अबे ओए डेढ़ फुटी तू है कौन? मेरा नाम है काइन और मैं इन दोनों का स्टूडेंट हूँ। जिसके बाद ये बंदा दोबारा से खड़ा होकर काइन के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स कर रहा होता है, पर काइन भी इसके सारे अटैक्स को बड़े आराम से डॉज कर रहा होता है। और अब ये काइन के ऊपर सीधा अटैक करता है और काइन उसे एक ही फिंगर से रोक देता है और उसे उठाकर सीधा बाहर फेंक देता है। तुम सारे भी बाहर निकल जाओ वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा, समझे? लेकिन ये छपरी मानने वाले कहाँ थे और मिली की गर्दन पर एक चाकू रख देते हैं, जिससे काइन को काफी गुस्सा आ जाता है और अगले पल ये दोनों भी बाहर होते हैं। उसकी दोनों ही टीचर्स काइन से काफी खुश हो जाती है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमारी जान बचाई। अब ऐसी ही ट्रेनिंग करते करते काइन को इन दोनों के साथ 3 साल बीत जाते हैं और वो अब 8 साल का हो चुका है और वो इन दोनों को थैंक्स कर रहा होता है उसे ऐसी ट्रेनिंग करवाने के लिए। अब अगले सीन में काइन इस डेंजरस फॉरेस्ट में आ जाता है जहाँ पर वो काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हराता है और उसका ये मैजिक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसे दूर से एक नाइट देख लेता है और उसको ऐसा लगता है कि कोई हमारे ऊपर हमला कर रहा है। जिसके बाद सारे के सारे नाइट्स जंगल की तरफ निकल जाते हैं और सारे लोगों की काफी फट रही होती है कि प्लीज गॉड हमें बचा लो। काइन ने भी यहाँ पर सारे के सारे मटेरियल को इकट्ठा कर लिया होता है और इस स्क्वाड के लीडर उसके डैड होते हैं। जब काइन यहाँ से जाता है तो उसकी ड्रेस का एक पार्ट यहीं पर गिर जाता है और जब ये सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ पर आकर देखते हैं तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा है। इस तरफ काइन ने काफी सारे वुल्फ्स को हरा दिया होता है। ये देखकर उसकी दोनों ही टीचर्स काफी खुश हो रही होती हैं। ये बच्चा तो सच में काफी कमाल का है। और तभी हमें ये पता लगता है कि आज काइन की ट्रेनिंग का आखिरी दिन है, यानी कि आज वो ग्रेजुएट होने वाला है, जिसके बदले में वो इन दोनों को मैजिकल बैग्स देता है जो कि उसने खुद ही बनाए हैं। वो ये जानने के बाद शॉक्ड हो जाती है कि ये दोनों बैग्स ब्लड ऑगर और अर्थ ड्रैगन के मटेरियल से बने हैं। ये सुनते ही मिली के हाव भाव चेंज हो जाते हैं। वो दोनों ही मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खतरनाक थे जिन्हें पूरी ए रैंक से पार्टी भी हरा नहीं पाई और तुमने उन्हें अकेले हरा दिया। जिसके बाद काइन उनसे ये कहता है कि ये मैजिकल बैग ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता सिवाय मेरे घर के। इतनी छोटी चीज इसके अंदर काफी आराम से आ सकती है। ये सुनते ही मिली काफी शॉक्ड हो जाती है कि ये तो सच में काफी बड़ा है, पर वो उन्हें लेने से मना कर रही होती है क्योंकि ये बैग्स काफी कीमती है और कोई भी हमसे इन्हें चुरा सकता है। अरे ना इसकी टेंशन मत लो, हम तीनों के अलावा जो भी इन बैग्स को छुएगा तो इनका वजन काफी गुना बढ़ जाएगा और कोई भी इन्हें चुरा नहीं सकता। लगता है ये बच्चा सच में काफी ऊपर है। अरे यार फिर से गलती हो गई। ये सारी बातचीत खत्म हो जाने के बाद इन दोनों के जाने का टाइम हो जाता है। वो ये कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओ और तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम हमें बुला सकते हो। जाते हुए काइन भी उन दोनों को थैंक्स करता है। पर भाई घर आने के बाद इस बच्चे की क्लास लगनी शुरू हो जाती है। तुम्हारे ये हैंक्यूज फॉरेस्ट में क्या कर रहा था? मैंने तो बस अपने थोड़े से मैजिक का इस्तेमाल करके उन दोनों मॉन्स्टर्स को मारा है और कुछ भी नहीं। क्या थोड़े से मैजिक का? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि अपने मैजिक का सही से इस्तेमाल करो। यहाँ पर सभी को ऐसा लगा कि मॉन्स्टर्स ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। अब ऐसे ही काइन की एक लंबी क्लास लगनी शुरू हो जाती है और ये बेचारा कुछ भी बोल नहीं पाता। अब अगले सीन में हम काइन को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक ड्रैगन से लड़ा होता है और वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके और साथ में अपनी स्वॉर्ड से इस ड्रैगन को काफी आराम से हरा देता है। लेकिन जैसे ही वो अपने स्टैट्स को चेक करता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसका पावर लेवल पहले के मुकाबले काफी गुना बढ़ चुका है। लगता है मैंने फिर से कुछ कर दिया। मैजिक का लेवल 8 मिलियन होने के साथ साथ उसे एनिमी ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स एंड ड्रैगन किलर का भी टाइटल मिल जाता है। अब ऐसे ही काइन को 2 साल बीत जाते हैं और वो अपनी फैमिली के साथ रॉयल कैपिटल में जा रहा है ताकि वो अपने डेब्यू कर सके। लेकिन आगे जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि काइन अब 10 साल का हो चुका है। अब ये सारे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि काइन की बहन स्कूल अटेंड करने वाली है। काइन अपने डैड से ये पूछता है कि हम सारे वहां तक कब पहुंचेंगे। वो ये कहते हैं अगर हमारे रास्ते में कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं आए तो लगभग 1 हफ्ते में। ये सुनते ही वो अपनी सर्चिंग स्किल का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि आगे 3 किलोमीटर दूर एक बैटल चल रही है। ये सुनकर उसके डैड भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं। तुम तो काफी दूर का देख सकते हो। इनके 2 सोल्जर्स आगे चेक करने के लिए जाते हैं, पर काइन ये कहता है कि वो टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब वो अपनी बूस्ट का इस्तेमाल करके काफी तेजी से भागना शुरू कर देता है और इस कैरेज से भी आगे निकल जाता है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये मॉन्स्टर्स नाइट्स को मारे होते हैं। लेकिन अब भी कुछ नाइट्स हैं जो हार नहीं मानते। ये सारे के सारे नाइट्स यहाँ पर एक कैरेज को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं
और जैसे ही ये मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं तभी काइन यहाँ पर आ जाता है और वो अपनी एयर कटर का इस्तेमाल करके इन सारे मॉन्स्टर्स को काफी आराम से काट देता है। ये नाइट्स भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। अरे अंकल, मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जैसे ही कुछ मॉन्स्टर्स इन सोल्जर्स को मारने वाले होते हैं तभी काइन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इन सभी को खत्म कर देता है और इस आखिरी मॉन्स्टर को भी काइन अपनी फायर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके बीच में से काट देता है। ये नाइट काइन से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए। तभी उसके बाकी साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन ये नाइट नीचे गिर जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड है। रुको, मैं आपको हील कर देता हूँ। और वो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके इन सभी को हील कर देता है। अब काइन उन सभी से कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना होगा ताकि तुम्हारा ब्लड दोबारा से बन सके, क्योंकि मैं ब्लड नहीं बना सकता और ना ही उन बंदों को वापस ला सकता हूँ जो कि मारे गए। पर वो मरे हुए नाइट्स की बॉडी को अपने आइटम बॉक्स में डाल लेता है और तभी उसके डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान थे कि काइन ने पहले ही सारा कुछ संभाल लिया है। लेकिन जैसे ही वो इस कैरेज को देखते हैं तो वो ये समझ जाते हैं कि एक ड्यूक की कैरेज है। तभी इसके अंदर से 2 लड़कियां बाहर आती हैं, जिनमें एक का नाम है टेलेस्टिया और दूसरी है सिल्क। पर ये दोनों भी काफी ज्यादा वीक होती हैं, तो काइन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन दोनों को ही एकदम सही कर देता है, जिससे उनके दिमाग की सारी थकान दूर हो जाती है और ये दोनों काइन पर लट्टू हो जाती हैं। अब सिल्क उसका हाथ पकड़ लेती है कि मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा, तुम तो काफी कमाल के हो। वो ये पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। काइन उनसे कहता है कि मैं तो बस कैपिटल में जा रहा था, तो चलो हमारे साथ चलो। और ये सारा कुछ देखकर उसके डैड भी हक्के बक्के रह जाते हैं। ये सारा कुछ क्या हो रहा है। अब अगले सीन में ये तीनों कैरेज में बैठकर जा रहे होते हैं, जहां पर ये दोनों ही लड़कियां काइन से काफी ज्यादा चिपक कर बैठी होती हैं और भाई काइन को काफी ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। ये दोनों काइन से कहती हैं कि तुम मुझे सिल्क बुलाओ और मुझे टेल्स। तभी एक नाइट इन सभी से कहता है कि वो रेनोमा टाउन में पहुंचने वाले हैं। अब ऐसे ही आगे चलते चलते टाउन आ जाता है और काइन यहाँ पर निकलने का ट्राई कर रहा होता है, पर ये दोनों ही उसको पकड़ लेती हैं कि तुम यहाँ से मत जाओ, हमारे साथ रहो, हम सारे एक साथ रेस्ट करेंगे। तभी उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं। भले ही ताइन 10 साल का है, लेकिन वो तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं जा सकता। देखो ना अंकल, हमारी बात मान जाओ, हम दोनों कितनी प्यारी हैं। अगर आप चाहती हो तो मैं एक सोल्जर को आपके साथ भेज दूंगा। अरे नहीं, हमें काइन चाहिए, बस काइन। अब ये दोनों उसे मक्खन लगाना शुरू कर देती हैं कि प्लीज हमारे साथ रुक जाओ, और काइन भी इनके साथ रुकने के लिए मान जाता है। पर वो ये कहता है कि हमारा रूम काफी बड़ा होना चाहिए, तीनों बेड्स एकदम दूर दूर। लेकिन भाई यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही होता है, यानी कि इन तीनों के बेड्स एक साथ लगे होते हैं और काइन का एकदम सेंटर में। लेकिन अभी भी इन सभी के बेड्स के बीच में काफी स्पेस होता है। तो ये दोनों ही लड़कियां अपने बेड्स को काइन के पास ला रही होती है, जिसको देखकर काइन की फटनी शुरू हो जाती है। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। टेल्स ये कहती है कि मुझे इसमें काफी डर लगता है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। ये दोनों ही काइन को अपनी क्यूटनेस दिखा रही होती हैं। प्लीज हमारे साथ सो जाओ। यार अब मैं क्या करूं, चलो सो ही जाता हूँ। फिर अगली सुबह ये सारे अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं, पर काइन की हालत काफी गंदी होती है क्योंकि वो पूरी रात सोया नहीं था और ये दोनों ही उससे काफी चिपक कर सो रही थी। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहां पर ये सारे कैपिटल में आ जाते हैं। ये बंदा पूछता है कि आपके साथ ये बच्चा कौन है। अच्छा, ये इसका नाम है काइन और ये काफी स्ट्रांग है। अब ये सारे अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। ये बंदा कहता है कि मेरा नाम है वॉन और मैं यहाँ के ऑर्डर का एक कमांडर हूँ, और तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हमारे मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी को यहाँ पर लेकर आए। काइन भी इस बंदे से मिलने के बाद काफी इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी को कवर अप कर रहे होते हैं। वॉन उससे कहता है कि चलो तुम्हें किंग बुला रहे हैं। क्या मुझे, वो भी किंग? अगले सीन में काइन किंग के सामने खड़ा हुआ होता है। ये बंदा कहता है कि इसी बच्चे ने काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स को मारकर प्रिंसेस और सिल्क को बचाया है। यहाँ पर खड़े हुए सारे लोग काइन की तारीफें कर रहे होते हैं। किंग उसे ये कहते हैं, तुमने हमारे बच्चों को, तो मैं तुम्हें यहाँ का बैरन बनाता हूँ और तुम्हें एक मैंशन भी देने वाला हूँ और साथ में कुछ गोल्ड कॉइन्स भी। लेकिन तभी एक सबरी बीच में बोल जाता है, ये तो बस 10 साल का बच्चा है और इसे इतना सारा कुछ। क्या तुम्हारे अंदर दम था कि तुम उन मॉन्स्टर्स को जान से मार पाओ? और ये बंदा अपने आप ही चुप हो जाता है। काइन के पास कोई और चॉइस नहीं होती, तो वो इन सारी बातों को मानने के लिए रेडी हो जाता है। अब किंग जाते हुए उसे ये कहते हैं कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। इस तरफ काइन और उसके डैड किंग के आने का वेट कर रहे होते हैं। तो मेरे काफी होनहार बेटे हो जो कि इतनी जल्दी प्रमोट हो गए। किंग भी यहाँ पर आते ही काइन के सामने झुक जाते हैं, तुम्हारा शुक्रिया। और उनके पीछे एक और बंदा होता है जो कि सिल्क के फादर हैं। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद किंग काइन से ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानता हूँ कि तुम मैजिक और स्वॉर्ड चलाने में काफी अच्छे हो, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो?
ये भी कहता है, अरे हाँ, तुम मेरी बेटी सिल्क से भी शादी कर लो। अरे क्या, 2 शादी? इससे पहले काइन उन्हें मना करता तो किंग उसकी सारी पोल पट्टियां खोलनी शुरू कर देते हैं। तुम हमारी बच्चों के साथ गैरेज में चिपक कर बैठे थे और रात में उनके साथ सोए भी हो। अरे हाँ, एकदम सही बात है, तुम्हें ही उनसे शादी करनी होगी। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये सारे बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि काइन उन सभी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब इन लड़कियों से ये पूछा जाता है क्या तुम काइन से शादी करने के लिए रेडी हो, तो वो फटाक से मान जाती हैं। तभी किंग भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो चलो फिर, मेरा यही फैसला है कि हम काइन को अपने किंगडम में रखने वाले हैं और तुम दोनों से उसकी शादी होगी। फिर हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां पर काइन अपने डैड के पास आ जाता है और उनसे ये पूछता है कि अब मैं क्या करूं। अरे ओए, मुझे नहीं पता, और चिपक कर बैठ उनके साथ। काइन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो इन दोनों से शादी करने के लिए मान जाता है। ये सुनते ही वो दोनों भी काफी खुश हो जाती हैं। जिसके बाद काइन टेम्पल में जाकर सभी गॉड्स के सामने प्रे कर रहा होता है और अब वो उसके सामने आ जाते हैं। काइन उन सभी को ये बताता है कि उसका स्टेटस काफी अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। जीनोन उससे कहते हैं कि तुम पहले से काफी स्ट्रांग जो हो चुके हो और क्या तुम एक डमी गॉड बनना चाहते हो। लेकिन ये सारी बातें काइन के सर के ऊपर से जा रही होती हैं। जीनोन उससे कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है और हम यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहे हैं, क्या तुम हमारे लिए कुछ बना सकते हो। पर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर काइन यहाँ से बाहर आ जाता है और उसकी मुलाकात पाल्मा से होती है। वो ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर मेरे अंकल की दुकान है और मैं यहीं पर ट्रेनिंग करती हूँ। अब उसके अंकल भी यहाँ पर आ जाते हैं और पाल्मा उनसे कहती है कि इसका नाम है काइन और ये एक नोबल है। ये अंकल उसे लेकर अपनी शॉप में आ जाते हैं जहाँ पर काइन अलग अलग चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है। यहाँ पर तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्या आप मेरे लिए एक चीज़ बना सकते हो। पर वो क्या है। जिसके बाद काइन उन्हें वो गेम बनाकर दिखाता है और वो ये कहता है कि ये गेम सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अरे हाँ, ये गेम दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और मैं इसे काफ़ी मोटे मुनाफे पर बेच सकता हूँ। और हाँ, इसको बनाने में जितना भी खर्च आएगा वो सारे पैसे मैं दूंगा। ये लो एक गोल्ड कॉइन। जिसको देखते ही इस बंदे के सारे होश उड़ जाते हैं। वो ये कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं इसे बनाने में पूरी मेहनत लगा दूंगा। जैसे ही काइन यहाँ से बाहर आता है तो रेनी उसके सामने आ जाती है। वो ये कहती है कि तुम कहाँ पर चले गए थे और मुझे तुम्हें अपनी काफ़ी सारी ड्रेसेस दिखानी है। अरे, तुम सारी ही ड्रेसेस में काफ़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारा शुक्रिया। अब वो उसे लेकर रूम में आ जाती है और उसे अलग अलग ड्रेसेस पहनकर दिखा रही होती है। काइन भी उसे ये कहता है कि तुम इन सारी ड्रेसेस में काफ़ी सुंदर लग रही हो। अब अगले सीन में काइन दोबारा से उस बंदे के पास आ जाता है जिसने ये गेम यानी कि रिवर्स को बना दिया है। काइन उसे ये कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मैंने सोचा था। अब काइन इन सभी को ये बता होता है कि आखिरकार इस गेम को कैसे खेलते हैं। पाल्मा ये कहती है कि ये गेम तो सच में काफ़ी अच्छा है और मैं इसे बार बार खेलना चाहती हूँ। ये बंदा भी इस गेम को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला है। अब काइन उसे ये कहता है तो चलो इसके अलग अलग वर्जन्स बनाते हैं, कुछ आम लोगों के लिए और कुछ नोबल्स के लिए। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि उसे कुछ नॉर्मल वाले भी चाहिए जो कि आम लोग भी अफोर्ड कर पाए। ये बंदा काइन से कहता है कि हमें इन्हें बनाने के लिए काफ़ी मोटा खर्चा लगने वाला है। ये सुनते ही काइन उसे दोबारा से गोल्ड कॉइन्स दे देता है, चलो अपना काम चलाओ। और वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और अब ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं जिससे 3 साल तक ये सेम प्रोडक्ट कोई और बना नहीं सकता। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो काइन उससे कहता है क्या तुम मुझे एक और रिवर्स बनाकर दे सकते हो। इस तरफ ये गॉड्स भी रिवर्स से खेलते हुए उसे काफ़ी एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही काइन अपने घर पर आता है तो मेड उससे कहती है कि सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है। ये सुनते ही काइन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। अब वो जाकर जल्दी से कैरेज के अंदर बैठ जाता है। उसके डैड उससे ये कहते हैं कि आज तुम बैरन बनने वाले हो तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे जो कि तुमसे ये कहेंगे कि हमारी बेटी से शादी कर लो, लेकिन तुम उन सब ना। अरे हाँ, मैं समझ गया। अब अगले सीन में ये सारे कैसल में पहुंच जाते हैं पर काइन काफ़ी नर्वस होता है और जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पर वही बंदा होता है जो कि पहले काइन के खिलाफ था और उसके साथ कुछ बच्चे भी। अभी आगे जाने के बाद बाकी सभी से मिलते हैं और उसके फादर भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, पर ये सारी ऐसे बातें कर रहे होते हैं जैसे कि ये सब पहली बार मिले हों। और सिल्क भी काइन से काफ़ी अच्छे से बातें कर रही होती है और काइन भी उसे देखकर काफ़ी पिघल जाता है। जिसके बाद इन दोनों की रासलीला स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों आंखों ही आंखों में बातें कर रहे होते हैं। ये सारा प्रेम प्रसंग देखकर उसके डैड ये कहते हैं तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम 10 साल के हो, तुम्हारी हरकतें काफी अजीब हैं। अगले पल यहाँ पर किन आ जाते हैं। आप सभी का शुक्रिया कि आप सब हमारे किंगडम को बचाने के लिए काफी मेहनत करते हो। जैसे ही उनकी स्पीच खत्म हो जाती है तो काइन उनके सामने आ जाता है। आपका शुक्रिया हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। लेकिन भाई काइन यहाँ पर भी अपना छपरीपना दिखा रहा होता है और वो टेल्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करता है। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने एक प्रिंसेस हो और मैं अपनी सांसें लेना भी भूल चुका हूँ। अयोध्या, ये तुम क्या बोल रहे हो। अब काइन किंग से ये कहता है कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ।
वो क्या चीज़ है? और ये वही होती है, यानी कि रिवर्स सी। पर किंग उससे ये कहते हैं कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है, तो जैसे ही ये सेरेमनी खत्म हो जाए तुम मुझसे मिलने आ जाना। जब उसके डैड उसके साथ यहाँ से जा रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि तुमने मुझे इस गेम के बारे में कभी भी नहीं बताया, ये तुमने कब बनाई? जिसके बाद काइन उन्हें सारा माजरा समझा देता है और ये सुनने के बाद उसके डैड भी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। तुम सच में काफ़ी बड़े हो चुके हो। और वो यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही सिल्क यहाँ पर आ जाती है। क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? क्योंकि टेल्स अभी यहाँ पर नहीं है तो चलो कुछ मस्ती करते हैं। फिर ये दोनों एक खोपचे में आ जाते हैं। सिल्क उससे कहती है कि आप तो काफ़ी अच्छे हो मास्टर काइन। अरे ओए, मुझे मास्टर मत बुलाओ, मुझे बोलो बस काइन। वो काइन के साथ मस्ती करने के लिए उसके नाम को बार बार दोहरा रही होती है, काइन काइन, और उसके ऊपर गिरने ही वाली होती है। तभी ये बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं। ओहो, यहाँ पर क्या चल रहा है? और आप तो इस ड्रेस में काफ़ी सुंदर लग रही हो। और जानते हो, ये बिंदा अपने ख्याली पुलाव में डूबा हुआ होता है। ये लड़की मेरे पास आएगी और मुझसे चिपक जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो इस बंदे से काफ़ी अच्छे से बात करती है। ये बंदा कहता है, ओए तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो? चलो हमारे उस्ताद के सामने झुक जाओ, चलो जल्दी करो। अब काइन भी इस बंदे के सामने झुककर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। मेरा नाम है काइन। अरे ओए, क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारे सामने मास्टर हैबिट खड़े हुए हैं, तो इन्हें मास्टर कहकर बुलाओ। अरे बस थमा थम्बा, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पर काइन उसे ये कहता है, माफ़ी? वो तो मुझसे तुम मांगोगे। हाँ हाँ, माफ़ी और तुझसे। चल आजा, फाइट करते हैं। अब बाहर आते ही काइन और सिल्क काफ़ी ज़्यादा चिपक रहे होते हैं। तुम दोनों चिपकना बंद करो और तुम मुझसे फाइट करो। और पहली बारी आती है इस छपरी की। मैं तो ये भूल गया कि मैजिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, पर अगले पल उसे ये बात याद आ जाती है और वो एक फायर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन ये फायर मैजिक काफ़ी छोटा है और काइन इससे काफ़ी आराम से बच जाता है। अब बारी आती है हैबिट के दूसरे साथी की, जो कि रॉक बुलेट का इस्तेमाल करता है, पर काइन भी इससे काफ़ी आराम से बच जाता है। ये बंदे बार बार अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हर बारी फुस हो जाते हैं। तभी सिल्क सामने आ जाती है। तुम ये सारे क्या कर रहे हो? ये कोई बैरन का बच्चा नहीं है, ये खुद ही बैरन है। जैसे ही वो इन सभी को ये बताती है कि काइन ने अकेले ही काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को जान से मार दिया था, तो ये सुनते ही वो सारे काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और काइन के सामने झुक जाते हैं। अरे उस्ताद, हमें माफ़ कर दो। अरे जाओ जाओ, तुम्हें माफ़ किया। और ये सारे बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। पर सिल्क काइन की टांग खींचना शुरू कर देती है कि मैं इस सभी के बारे में टेल्स को बताने वाली हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो मेरी माँ। हाँ तो एक काम करो, मेरे साथ डेट पर चलो। और तभी टेल्स भी यहाँ पर आ जाती है। तुम सारे क्या बातें कर रहे हो? तभी सिल्क उससे कहती है कि हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। ये सुनते ही टेल्स भी काफ़ी गुस्सा हो जाती है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। काइन उनसे कहता है कि चलो हम सारे एक साथ चलते हैं। तभी किंग भी यहाँ पर आ जाते हैं। तुम सारे कहाँ पे जा रहे हो? टेल्स उनसे कहती है कि हम सारे डेट पर जा रहे हैं। ये सुनते ही काइन की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है। ये तुम क्या बोल रही हो और किसके सामने? मुझे टेल्स के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। वो इसे लेकर अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों बैठकर रिवर्स खेल रहे होते हैं। किंग उससे कहते हैं कि तुम हमारी बच्चों के साथ डेट पर जा रहे हो, और हाँ, मेरी बेटी के साथ भी। ये सुनते ही काइन काफ़ी नर्वस हो जाता है। पर ये तो एक टॉप सीक्रेट है, तो इसके बारे में किसी को भी मत बताना। अब राजा का एक मंत्री काइन के पास आकर उसे उसके नए घर की चाबी दे देता है। वो ये कहता है, हमारे राजा एक मीटिंग में बिजी थे, पर जब उन्होंने ये सुना कि तुम यहाँ पर आ रहे हो तो उन्होंने मुझे काफ़ी जल्दी यहाँ पर भेज दिया ताकि मैं तुम्हें इस मैंशन की चाबी दे पाऊँ। काइन भी ये सुनने के बाद काफ़ी खुश हो जाता है कि किंग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं और आज काफ़ी जल्दी घर जा सकता है। तभी सिल्क के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ रिवर्स खेलना चाहता हूँ। अरे हाँ, मैंने भी खेल लिए हैं। पर काइन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि उसके साथ रिवर्स खेलना चाहते हैं। यहाँ से बाहर आने के बाद काइन इस मैप को फॉलो कर रहा होता है और फॉलो करते करते एक घर के सामने आ जाता है जिसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। पर काइन की इस बात ज़्यादा फट रही होती है, कहीं इस घर के अंदर कोई घोस्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। और वो अपनी लाइट बॉल का इस्तेमाल करके यहाँ पर रोशनी कर देता है। इस घर की कंडीशन सच में काफ़ी ख़राब होती है, तो काइन अपने ऑल क्लीन मैजिक का इस्तेमाल करके इस पूरे घर को ही एक बार में रिपेयर कर देता है। ये जगह अब देखने में काफ़ी सुंदर लग रही होती है। तभी उसकी मेड भी यहाँ पर आ जाती है जिसका नाम है सिल्विया। काइन भी उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और उसके साथ में काफ़ी सारी मेड्स और भी होती है। वो ये कहती है कि हम तुम्हारी सेवा में एकदम तत्पर है। इनके साथ में एक और बंदा आता है जिसका नाम है कोलान, और ये एक बटलर है। सिल्विया के अंदर अचानक से ही जान आ जाती है और वो सारी मेड्स को ये ऑर्डर देती है, जाकर वहाँ पर सफाई करो। पर जैसे ही वो सफाई करने का ट्राई करती है तो वो ये कहती है पर कोई भी धूल नहीं है।
अरे मैंने तुम्हारे आने से पहले ही सारी धूल साफ कर दी है। जिसके बाद कोलान काइन से कहता है कि हम यहाँ पर सारा कुछ संभाल लेंगे, आप अपने घर जा सकते हैं। ये सुनने के बाद काइन भी काफी शॉक्ड हो जाता है। अरे आज तो मेरे बड़े भाई घर पर आ रहे हैं। अब घर आने के बाद ये सारी बातें कर रहे होते हैं। रीनी ये कहती है कि काइन मैं भी तुम्हारे नए घर में जाना चाहती हूँ, पर भाई ये कहते हैं मैंने तो ऐसा सुना है कि वहां पर भूत रहते हैं। तो क्या हुआ, काइन मुझे प्रोटेक्ट करेगा, क्यों है ना काइन। अब अगले सीन में हम सारे काइन के इस न्यू मैंशन में आ जाते हैं और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड थे कि ये मैंशन एकदम ब्रांड न्यू है। उसके डैड ये कहते हैं जब मैं पहले यहाँ पर आया था तो ये घर काफी टूटा फूटा था, क्या तुमने कुछ किया है। मैंने बस थोड़ी सी मैजिक का इस्तेमाल किया है, कुछ भी नहीं। जिसके बाद ये सारे लाइब्रेरी में आ जाते हैं और ये सारी जगह देखकर काफी इम्प्रेस हो रहे होते हैं। पर तभी अचानक यहाँ से सिल्विया की चिल्लाने की आवाज आती है। काइन को ऐसा लगता है कि शायद से यहाँ पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है, पर यहाँ पर आते ये बात क्लियर हो जाती है कि सारे इस ड्रैगन से डर रहे हैं जो कि काइन ने यहाँ पर लगाया है, और ये एक स्टैचू है। उसके डैड की ये देखकर फटनी शुरू हो जाती है, ये क्या चीज है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। काइन उन्हें सारी बातें एक्सप्लेन करता है कि वो कुछ टाइम पहले जंगल में गया था जहां पर उसने इस ड्रैगन को हराया था, यानी कि ये जो स्टैचू है वो सच में एक रियल ड्रैगन है। उसके डैड ये कहते हैं कि ये तो एक काफी खतरनाक ड्रैगन है जिसे ए रैंक की टीम भी हरा नहीं पाई, क्योंकि ये एक रेड ड्रैगन है और तुमने इसे हरा दिया। काइन ये सुनने के बाद शॉक्ड हो जाता है कि इस ड्रैगन की कीमत कम से कम 10 मिलियन यैन है। अब ये सारे फैमिली वाले बात कर रहे होते हैं कि काइन का एक न्यू मैंशन बन चुका है, तो इसके लिए उसे पार्टी देनी होगी। बटलर ये कहता है कि मैंने आपके लिए सारी लिस्ट बना दी है, पर जैसे ही काइन इसको चेक करता है तो इसके अंदर उस बंदे का भी नाम होता है जिसका नाम है मार्कस। अब काइन कोलान से कहता है क्या हम इसे भगा नहीं सकते, पर वो इसके लिए मना कर दे क्योंकि ये बंदा भी एक नोबल है। पार्टी के बारे में सोचते ही काइन का दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। यहाँ पर काफी सारे लोग आएंगे, उनका खाना, और मैं उन सभी को क्या गिफ्ट्स दूंगा। अब अगले सीन में हम काइन को देखते हैं जो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके कुछ ग्लासेस बना रहा होता है। वो ये डिसाइड करता है कि वो इन्हीं ग्लासेस को नोबल्स को देगा जो काफी यूनिक है। इस तरफ भी खाना बनकर रेडी हो जाता है और ये है हैमबर्गर्स, और जैसे ही सिल्विया इन्हें टेस्ट करती है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आते हैं। अब काइन ये बताता है कि मैंने एक वाइन भी बनाई है जिसका नाम है स्पार्कलिंग वाइन, जिसके लिए मैंने अपने मैजिक का इस्तेमाल किया है। और जैसे ही सिल्विया इसे ट्राई करती है तो ये भी उसे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। देखते देखते सिल्विया एक के बाद एक ड्रिंक्स को गटकना शुरू कर देती है। अब काइन किंग के पास आ जाता है जो कि उससे थोड़े से गुस्सा होते हैं। तुम्हारी तरफ से मुझे कोई भी इनविटेशन नहीं आया, क्या मैं जान सकता हूँ वो क्यों। किंग की इस बात से सुलग रही होती है कि काइन ने उन्हें इनविटेशन कार्ड नहीं दिया। एरिक ये कहता है देखो मेरे पास भी इनविटेशन है। काइन भी किंग को समझाने का काफी ट्राई कर रहा होता है कि वो उन्हें इनविटेशन कार्ड देने वाला था, पर किंग काफी बिजी थे। ये सारी बातें मैं नहीं जानता, मुझे भी इनविटेशन कार्ड चाहिए। ये मिलते ही किंग काफी खुश हो जाते हैं। हाँ भाई नल्ले, ये रहा मेरा इनविटेशन कार्ड, अब उड़ा मजाक। जाने से पहले ये दोनों काइन से कहते हैं कि हम तुम्हारी पार्टी में आने के लिए एकदम तैयार हैं, और साथ में सिल्क और टेल्स को भी अपने साथ लेकर आएंगे। इस तरफ ये सारी मेड्स इस बात को सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाती हैं कि किंग भी इस पार्टी में आने वाले हैं। काइन उन्हें समझाते हुए ये कहता है कि ये सारा कुछ इसीलिए है क्योंकि टेल्स और सिल्क दोनों ही मेरी फियांसी हैं। सिल्विया उनसे कहती है चाहे कोई भी आए हमें बस अपना बेस्ट देना है। यहीं से हमारा सीन चेंज होकर पार्टी पर आ जाता है जहाँ पर ये सारे के सारे मेहमान पार्टी में आ रहे होते हैं। यहाँ तक कि एरिक भी सिल्क को लेकर यहाँ पर पहुँच जाता है, और जैसे ही ये दोनों अंदर आते हैं तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि उनके सामने एक रेड ड्रैगन है। तभी सिल्क फटाक से ये कहती है कि मैं भी एक दिन इसी घर में रहूंगी। अरे हाँ, इसमें अभी काफी टाइम है। अब अगले सीन में काइन इन सभी को थैंक्स करता है कि वो सारे यहाँ पर आए। मैंने आप सभी के लिए कुछ ड्रिंक्स और फूड का भी इंतजाम किया है, तो आप सारे एंजॉय करो। चीयर्स। एरिक तो इस ड्रिंक को पीते ही हवा में उड़ने लग जाता है और साथ में वो इस ग्लास की भी तारीफें करता है कि ये ग्लास काफी अच्छा है। काइन उससे कहता है कि ये ग्लास आप सभी के लिए एक गिफ्ट है जिसे आप सभी अपने घर ले जा सकते हो। जब ये सारी बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से किंग भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसको देखकर ये सारे लोग काफी चौंक जाते हैं। तुम सारे हैरान मत हो, मैं तुम्हें यहाँ पर परेशान करने नहीं आया हूँ, मैं भी इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जैसे ही किंग ये ड्रिंक पीते हैं तो वो भी काफी खुश हो जाते हैं। अरे वाह ममिया। वो टेल से ये पूछते हैं कि तुम्हें ये खाना कैसा लगा। हाँ, ये खाना सच में काफी अच्छा है। तभी क्वीन भी यहाँ पर आ जाती है। वो सच में काफी अच्छी चीज है, क्या तुम उसे हमारे महल में लगवा सकते हो। और यहाँ पर वो जेट स्प्रे की बात कर रही होती है। अब किंग भी इसे यूज करते हैं और उन्हें भी काफी मजा आ जाता है। तुम कल ही इसे हमारे महल में लगवा दो। ये सारा सामान और साथ में खाना पीना देखकर किंग काइन की तारीफें करते हैं कि ये सारा कुछ सच में काफी अच्छा है। तभी कोलान यहाँ पर आ जाता है। सुनो मास्टर, बाहर कोई आया है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मॉन्किस है। तुम्हारा घर तो एक डॉग हाउस की तरह लग रहा है। पर जैसे ही वो अंदर आता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसकी आंखों के सामने एक
एक काफी बड़ा रेड ड्रैगन है। अब सारे लोग उसे देखकर ये कहते हैं कि ये फुद्दू दोबारा से यहाँ पर आ गया, इसके पास तो कोई भी मैनर्स नहीं है। काइन उसे जैसे ही ये ड्रिंक सर्व करता है तो वो झूठ बोलते हुए ये कहता है कि ये ड्रिंक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एकदम बकवास। काइन भी उसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रहा होता है। ये बंदा तो सच में काफी ठरकी है और मैं इसे सबक सिखा दूंगा, लेकिन ये एक हाई रैंक बंदा है, इसीलिए काइन इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए वो इसे गिफ्ट में ये ग्लास देता है। मॉन्किस ये कहता है कि ये सारे ग्लासेस तो काफी अच्छे हैं और मुझे ये सारे के सारे चाहिए और साथ में ये सारे ड्रिंक्स भी, लेकिन काइन उसे ये देने से मना कर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मना करने की? अरे रुको रुको, मैं आपको एक स्पेशल चीज देने वाला हूँ। अच्छा तो वो क्या चीज है, मेरे पास लेकर आओ। लेकिन जैसे ही काइन यहाँ से हटता है तो उसके पीछे किंग खड़े हुए होते हैं, जिनको देखकर मॉन्किस की काफी ज्यादा फट जाती है और वो किंग के सामने झुक जाता है। अरे प्लीज माय बाप, मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई। किंग भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करते। आज मैंने तुम्हारा बिहेवियर देख लिया है और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तभी सिल्क काइन के पास आ जाती है। मैं ये जानती हूँ कि ये सारा कुछ तुम्हारा प्लान था और किंग भी उसके पीछे आ जाते हैं। तुमने मुझे क्या कहा था? मैं एक स्पेशल सरप्राइज हूँ, वो भी मॉन्किस के लिए। अरे हाँ, मुझे माफ कर दो। फिर भाई किंग उसे लेके अपने रूम में आ जाते हैं और उसे लगातार 2 घंटों तक डांट रहे होते हैं, जिससे काइन की हालत काफी गंदी हो जाती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब यहाँ से जाते हुए काइन की मुलाकात दाइम से होती है, जो उसे लेकर एक रूम में आ जाता है। दाइम उसे कहता है कि तुम अपना सारा सामान यहाँ पर रख सकते हो और साथ में मॉन्स्टर्स के मटेरियल भी। काइन उसे कहता है कि ये जगह काफी छोटी पड़ जाएगी। क्यों, क्या बात है? क्या तुम आज काफी बड़े मॉन्स्टर्स लेकर आए हो, जैसे कि रेड ड्रैगन? अरे नाना, आज वाले मॉन्स्टर्स इससे भी काफी ज्यादा बड़े हैं, जैसे कि एक अर्थ ड्रैगन। ये सुनते ही दाइम के पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक अर्थ ड्रैगन काफी खतरनाक और बड़ा होता है। ये उसे लेकर एक ग्राउंड में आ जाता है, जहाँ पर काइन अपने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को बाहर निकाल देता है। वो ये देखकर काफी शॉक था कि ये मॉन्स्टर्स बड़े होने के साथ साथ एस रैंक के भी हैं। जैसे ही काइन ये सारा काम खत्म करके यहाँ से जा रहा होता है, तभी दाइम उसको रोक लेता है। क्यों ना आज एक साथ प्रैक्टिस करे और हमारी कैप्टन भी तुमसे मिलकर काफी खुश होंगी। काइन के पास कोई और चॉइस नहीं होती, तो वो इसकी बातों को मान लेता है। दाइम उसे लेकर अपने साथियों के सामने आ जाता है, यानी कि नाइट्स के। तभी एक नाइट उसके सामने आ जाता है। क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो? और तुम एक छोटे बच्चे हो, तो मैं तुम्हें पहला मौका दे रहा हूँ मेरे ऊपर अटैक करने का। ये सुनते ही काइन भी फॉर्म में आ जाता है और वो पहले इस्तेमाल करता है बूस्ट का, जिससे उसकी स्पीड काफी गुना बढ़ जाती है और वो इस नाइट की स्वार्ड को भी तोड़ देता है। हारने के बाद नाइट भी उसके सामने झुक जाता है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट किया। जिसके बाद ये सारे एक साथ काइन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और काइन भी इनके बीच में होता है। लेकिन तभी अचानक से ऊपर से एक आवाज आती है और शायद से ये उनकी कैप्टन है, जो कि इनके बीच में आकर कूद जाती हैं और जल्दी से काइन को गले से लगा लेती हैं। दाइम उसे ये कहता है कि यही हमारी कैप्टन है। ये सुनते ही काइन भी काफी शॉक्ड हो जाता है। क्या, एक लड़की और तुम्हारी कैप्टन? लेकिन जैसे ही कैप्टन को ये पता लगता है कि काइन वही बच्चा है जिसने एक साथ 30 ओगर्स को जान से मारा था, तो वो ये कहती है, चलो मुझसे फाइट करो। यहाँ पर खड़े हुए सारे नाइट्स ये सोचते हैं कि काइन हमारी कैप्टनसी कैसे जीत सकता है, जिनकी स्वॉर्ड स्किल्स काफी गॉड लेवल की है। काइन उनसे ये कहता है कि मेरे पास एक वुडन स्वॉर्ड है और आपके पास एक रियान स्वॉर्ड। चिंता मत करो, मेरी स्वॉर्ड इतनी भी शार्प नहीं है। और अब इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली बैटल स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैप्टन भी उसके साथ फाइट करने के लिए फुल पावर्स का इस्तेमाल कर रही होती है। सारे नाइट्स देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि काइन ने उनके कैप्टन को मजबूर कर दिया कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें। पर काइन की स्पीड पहले से काफी गुना बढ़ जाती है और वो कैप्टन को हराते हुए उनकी गर्दन पर अपनी वुडन स्वॉर्ड रख देता है। ये मैच यहीं पर एंड होता है और कैप्टन भी अपनी हार को मान लेती हैं। अब वो जल्दी से काइन को गले से लगा लेती हैं। मैंने ये बात डिसाइड कर ली है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनते ही काइन काफी शॉक्ड हो जाता है। आप मुझसे शादी कैसे कर सकती हो? मैं तो बस 10 साल का हूँ। तो चलो पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है तिजुआना और मैं एक एल्फ हूँ और एज की चिंता मत करो, मैं कम से कम 300 सालों तक जिंदा रह सकती हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद काइन के दिमाग की सनकनी शुरू हो जाती है। वो ये सोचता है अगर मैंने इन्हें हाँ कर दिया तो वो सारे लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ताइन मेरी हेल्प करो। लेकिन दाइम तो घोड़ी बेचकर सो रहा होता है। अबे ओए छपड़ी उठ जा। जुआना दाइम से कहती है कि मैं अपने सारे डिसीजंस खुद नहीं ले सकती और इसीलिए मैं किंग से बात करना चाहती हूँ। जैसे ही काइन ये सारी बातें सुनता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि अगर किंग को इस बारे में पता लगा कि काइन तीसरी शादी कर रहा है तो वो इसकी खाट खड़ी कर देंगे। फिर भी ये काइन को खींचकर वहाँ पर ले जाते हैं, यानी कि किंग के सामने। जुआना किंग को सारी बातें बताती है कि आज क्या क्या हुआ। वो ये कहती है कि मैं काइन से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, यानी कि किंग और एरिक के। यानी कि काइन अब पूरी तरह से फंस चुका है। जिसके बाद वो अपने डैड के पास आ जाता है। वो ये कहते हैं क्या तुम जुआ को जानती हो कि वो कौन है? अब वो काइन को जुआना के बारे में बताना शुरू करते हैं और साथ में एल्स के भी। वो ये कहते हैं हमारे यहाँ पर एल्स एक अलग ही किंगडम में रहती हैं और जुआना वहाँ की प्रिंसेस है। फिर हमें दोबारा से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग जुआना से बातें कर रहे होते हैं। वो ये कहते हैं शायद तुम इस बारे में नहीं जानती कि काइन की शादी पहले ही सिल्क और टेल से तय हो चुकी है। भाई ये सुनते ही जुआना के पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो जाती है। काइन ये कहता है मुझे माफ करना, मुझे इस बारे में तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन भाई यहाँ पर सारा कुछ
एकदम उल्टा होता है, यानी कि जुआना काइन को गले से लगा लेती है। मैं तुमसे अब भी और भी ज्यादा प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करने के लिए एकदम रेडी हूँ। अच्छा ठीक है, तुम इससे शादी कर सकती हो, पहले इसके बारे में अपने डैड को बता दो। और वो काइन को उठाकर यहाँ से ले जाती है। पर उसके जाने के बाद दाइम किंग से कहता है, जब मैंने काइन से ये पता किया क्या वो गॉड का एक डिसाइपल है तो उसने काफी अजीब सा रिएक्ट किया। किंग ये कहते हैं, पक्का दाल में कुछ तो काला है, लेकिन हम इस बात का पता कैसे करें। अब अगले सीन में काइन काफी थक कर यहाँ से जा रहा होता है। तभी दाइम उसके सामने आ जाता है। क्या हुआ, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। वो ये कहता है, मैं जुआनी के साथ काफी लंबे टाइम से डेट पर जा रहा हूँ और यहाँ पर डेट का मतलब है शॉर्ट प्रैक्टिस, और इससे उसे मास्टर शॉर्ट्स पर्सन का भी टाइटल मिल जाता है। काइन अभी दाइम को ये सारी बातें बता ही रहा होता है, पर दाइम उसे खींचकर यहाँ से ले जाता है। चलो तुम्हें किंग बुला रहे हैं। जिसके बाद किंग उसे एक एम्परर लेवल की मैजिक बुक दिखाते हैं, जिसको देखकर काइन भी काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये बुक काफी इंपॉर्टेंट और काफी रेयर है। काइन उनसे कहता है, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं। और जैसे ही काइन इसे पढ़ना शुरू करता है तो इसके अंदर अलग अलग तरह के मैजिक्स के बारे में लिखा होता है। किंग भी ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि काइन इस बुक को पढ़ सकता है। किंग उसे ये कहते, क्या तुम ये बात जानते हो कि इस बुक को तुम्हारे अलावा हम में से कोई भी पढ़ नहीं सकता। हाँ, मैं देख रहा हूँ उस बुक के अंदर कोई और ही लैंग्वेज लिखी हुई है, जैसे कि जापानीज। और जिस इंसान ने ये किताब लिखी भी उनका नाम था किंग यूरिया, जो कि यहाँ के पहले किंग थे। काइन, हमें सारा कुछ सच सच बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। ये सुनते ही काइन के मन में अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे होते। अगर मैं इन सभी को ये बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर रीइंकारनेट हुआ हूँ तो क्या सारा कुछ सही हो जाएगा। जिसके बाद काइन ये डिसाइड करता है कि वो इन सभी को सारा कुछ बताएगा। वो ये कहता है कि मुझे अपनी सारी पास्ट की मेमोरीज याद है, मैं इस वर्ल्ड में रीइंकारनेट हुआ हूँ और पहले मैं जापान में रहा करता था। ये सुनते ही किंग और उसके डैड काफी शॉक्ड हो जाते हैं। वो ये कहते हैं, क्या तुम सच में मेरे ही बेटे हो। ये सारे उससे कहते हैं, अगर यहाँ के लोगों को तुम्हारे बारे में पता लगा कि तुम कौन हो तो वो तुम्हारे सामने झुक जाएंगे और तुम्हें भगवान मानना शुरू कर देंगे। पर काइन इन सारी चीजों से मना कर रहा होता है। वो ये कहता है कि मुझे ये सारा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। ये सारे उसकी बातों को काफी गौर से सुन रहे होते हैं और काइन उनसे कहता है कि अब आपको मेरी सच्चाई के बारे में सारा कुछ पता चल चुका है, कि आप मुझसे अब भी वैसे ही नॉर्मल बिहेव करोगे या फिर सारे चेंज हो जाओगे। पर किंग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। क्या तुम यहाँ के नेक्स्ट किंग बनना चाहोगे। अरे नहीं, मुझे किंग नहीं बनना। तभी जुआना भी यहाँ पर आ जाती है और उसे भी काइन के साथ शादी करने की परमिशन मिल चुकी है। लेकिन जैसे ये बात सिल्क और टेल्स को पता लगती है तो वो काइन के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। तुमने उससे शादी करने के लिए हाँ क्यों बोला। तभी जुआना भी यहाँ पर आ जाती है। चलो डेट पर चलते हैं। और वो इसे खींचकर यहाँ से ले जाती है। लगता है मेरी फिर से वाट लगने वाली है, अब तो मैं गया। फिर हम काइन को देखते हैं जो कि इस किताब को पढ़ने का ट्राई कर रहा होता है, जो कि जापानीज में है। और इसमें ये लिखा हुआ था कि मेरा नाम है योया और मैं इस जगह का पहला किंग हूँ। और जो भी इस किताब को पढ़ रहा है उसका मतलब यह है कि वो भी मेरी तरह ही एक दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आया हुआ है। इस बुक को पढ़ते हुए काइन को ये समझ आता है कि जो पहले किंग यहाँ पर आए थे उन्हें यहाँ पर समन किया गया था, यानी कि उनकी ओरिजिनल फॉर्म में। काइन ये सोचता है, पर मैं तो यहाँ पर रीइंकारनेट हुआ हूँ। तभी सिल्क और टेल्स भी यहाँ पर आ जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लीज हमें भी अपने साथ पढ़ने दो। लेकिन भाई काइन उन दोनों को ही मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह हम काइन को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि आज वो 12 साल का हो चुका है और अब वो एक एडवेंचरर बन सकता है। जिसके बाद काइन एडवेंचरर गिल्ड में आ जाता है, पर यहाँ वो एक बंदे से टकरा जाता है। ओए ओए बच्चे, क्या तुम पहली बार यहाँ पर आए हो। काइन ये कहता है कि मैं आज 12 साल का हो चुका हूँ और मुझे एक एडवेंचरर बनना है। अरे ओए मुन्ना, एडवेंचरर बनना इतना भी आसान नहीं होता। और ये खाली फोकट ही काइन को एडवाइस देकर यहाँ से चला जाता है। रिसेप्शन पर आने के बाद काइन ही सोचता है, क्या मुझे अपने नाम के आगे बैरन लिखना चाहिए। लेकिन वो बस काइन लिखकर इस फॉर्म को दोबारा से सबमिट कर देता है। जिसके बाद काइन अपनी फिंगर से ब्लड निकालकर इस क्रिस्टल के ऊपर लगा देता है, जिससे उसे यहाँ का जी रैंक कार्ड मिल जाता है। मैम आपका शुक्रिया, प्लीज मुझे मैम मत बुलाओ, मेरा नाम है रेटिया। ओ रेटिया, क्या हाल बा, क्या तुम हमारे साथ बाहर चलोगी मौज मस्ती करने के लिए, काफी मजा आएगा। ये बंदा काइन के भी एक जोरदार लात मारता है, पर काइन इससे बड़ी आराम से बच जाता है, जिसको देखकर इस बंदे की काफी ज्यादा फट जाती है और वो खुद ही नीचे गिर जाता है। उसके साथी भी काइन को मारने का ट्राई करते हैं, पर काइन उनसे भी काफी आराम से बच रहा होता है। ये सारा कुछ देखकर वही बंदा दोबारा से यहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर इन सभी की फटनी शुरू हो जाती है। तुम तो वही हो ना, क्लाउड आइस फ्लेम पार्टी से। अगर तुम्हें लड़ना है तो आकर मुझसे लड़ो, इस छोटे बच्चे को परेशान क्यों करते हो। पर इन सभी की ऑलरेडी काफी ज्यादा फट चुकी होती है और वो सारे यहाँ से भाग जाते हैं। अब क्लाउड काइन के पास आ जाता है और ये दोनों ही एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। क्लाउड उसे कहता है, तुमसे मिलके मुझे काफी अच्छा लगा। जिसके बाद ये दोनों एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। क्लाउड उसे कहता है कि तुम तो मुझे काफी एक्सपीरियंस लगते हो, तुम्हारे मूव्स काफी कमाल के हैं। अरे हाँ, जब मैं छोटा था मैं तभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे 2 एडवेंचरस गुरु भी थे, यानी कि टीचर्स। अब काइन उससे ये पूछता है कि वो सारे बंदे बात कर रहे थे कि आप आइस फ्लेम पार्टी से हो, तो इसका मतलब क्या है।
वो ये कहता है, अरे वो तो मेरी पार्टी का नाम है क्योंकि मैं फायर स्वॉर्ड यूज करता हूँ और मेरी वाइफ आइस मैजिक। क्लाउड उसे कहता है, तुम्हारी पार्टी के अंदर एक काफी ट्रस्टवर्दी बंदा होना चाहिए जिससे कि तुम अपने रैंक को बढ़ा सको। ये देखो मेरे पास गोल्ड कार्ड भी है। ये देखकर काइन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो ये समझ जाता है कि क्लाउड एक ए रैंक का एडवेंचरर है, लेकिन वो ये कहता है कि उसे पहले किंग की तरह एडवेंचरर बनना है जो कि एसएसएस रैंक के एडवेंचरर थे और काफी ज्यादा पावरफुल भी। लेकिन तभी उसकी वाइफ यहाँ पर आ जाती है जो कि आते ही क्लाउड के ऊपर बरसना शुरू कर देती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने क्वेस्ट ली है तो चलो उसे पूरा करो। और इस पावरफुल लेडी का नाम है लीना। काइन उसे कहता है, मुझे माफ करना क्लाउड, मेरी वजह से लेट हो गई क्योंकि वो मेरी जान बचा रहे थे। ये सुनते ही लीना का गुस्सा शांत हो जाता है। काइन भी उससे मिलने के बाद काफी खुश होता है और लीना क्लाउड का कान पकड़कर उसे यहाँ से ले जाती है। अब चलो यहाँ से। फिर काइन अपनी पहली क्वेस्ट लेने के बाद बाहर आ जाता है जहाँ पर उसे जुआना मिल जाती है। मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ थे? काइन कहता है कि वो 12 साल का हो चुका है तो उसने अपनी पहली क्वेस्ट ले ली है और वो उसे पूरा करने के लिए जा रहा है, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनते ही काइन यहाँ से भागने का ट्राई करता है पर जुआना उसे पकड़ लेती है। ऐसे कैसे? अगले सीन में ये दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एक साथ काफी सारे गॉब्लिन्स ने अटैक किया है और यहीं पर एक बंदा भी घायल होता है और कुछ गॉब्लिन्स उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन ये दोनों सारे के सारे गॉब्लिन से फाइट करना शुरू कर देते हैं और साथ ही में काइन इस बंदे को भी हील कर देता है। फिर हम जुआना को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके सारे के सारे गॉब्लिन्स को बड़े आराम से मार रही होती है और उसे काइन के साथ काफी अच्छा लग रहा होता है। वो ये सोचती है कि काइन उसके लिए एकदम परफेक्ट है और वो उसे काफी जल्दी शादी भी कर लेगा। और तभी यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और काइन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी को अंधा कर देता है और बाद में अपने आइस क्रिस्टल से उन सभी को जान से मार देता है। ये सारा कुछ देखकर ये दोनों भी हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइन के अटैक से काफी बड़ा गड्ढा हो चुका है जिसको उसकी पुरानी टीचर्स भी देख रही होती है और वो यहाँ से चली जाती है। दोबारा से गिल्ड में आने के बाद काइन ड्रेटिया को ये बताता है कि उसने गलती से ग्रीन लिजर्ड को जान से मार दिया। ये सुनने के बाद वो काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ग्रीन लिजर्ड एक डी रैंक का मॉन्स्टर है और अगर वो ग्रुप में आते हैं तो वो सी रैंक के हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही काइन उससे कहता है कि उसने एक साथ 30 ग्रीन लिजर्ड को मारा है तो ये सुनते ही रेटिया काफी शॉक्ड हो जाती है। अयो अम्मा, एक साथ 30? अब वो इसे लेकर अपने ग्रेड मास्टर के पास आ जाती है जिनका नाम है चैड्रिक। वो ये कहते हैं कि मैं इस बात पे बिलीव नहीं कर सकता कि तुमने एक साथ 30 ग्रीन लिजर्ड को हराया है, ये तो इम्पॉसिबल है। अरे ओए अंकल, मैंने सच में उन्हें हराया है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम बस एक नॉर्मल से बच्चे हो और तुम ये चाहते हो कि गिल्ड में तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड मिले और इसीलिए तुम झूठ बोल रहे हो, क्यों, है ना? काइन उन्हें समझाने की काफी ट्राई कर रहा होता है पर इस बंदे को काइन की किसी भी बातों पे बिलीव नहीं होता। उल्टा वो ये कहता है कि मैं तुम्हारा गिल्ड कार्ड भी बंद कर रहा हूँ। ये सुनते ही उसकी काफी ज्यादा फट जाती है क्योंकि वो आज ही एक एडवेंचरर बना है और आज ही उसका गिल्ड कार्ड भी सस्पेंड हुआ है। ये सारी आवाजें सुनने के बाद यहाँ पर असली गिल्ड मास्टर आ जाते हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। चैड्रिक उनसे कहता है कि ये बच्चा काफी झूठ बोल रहा है कि इसने एक साथ 30 लिजर्ड मॉन्स्टर को जान से मारा है, पर तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है? जिसके बाद गिल्ड मास्टर हंसना शुरू कर देते हैं और साथ में चैड्रिका का मजाक भी बना रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी काफी कुछ सीखना है। आप इस छोटे से बच्चे की बातों पे बिलीव कर रहे हो, ये तो एक नंबर का झूठा है, निकम्मा। तभी जुआना की भी एंट्री हो जाती है और वो आते ही काइन को गले से लगा लेती है। मेरे पतिदेव, मैं आपको ही काफी लंबे टाइम से ढूंढ रही थी, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मैं गिल्ड मास्टर को ये बता सकूं कि हमने काफी सारे लिजर्ड मॉन्स्टर को जान से मारा है। और जैसे ही गिल्ड मास्टर सारी बातों को रिवील करते हैं कि जिसने प्रिंसेस और उनके साथी को काफी सारे गॉब्लिन से बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि काइन है। ये बात सुनते ही चैड्रिका के फटनी शुरू हो जाती है। अयो अम्मा, मुझसे लगता है काफी बड़ी गलती हो गई, पर फॉर्म में तो तुमने लिखा था कि तुम एक ऑर्डिनरी बच्चे हो। काइन उसे ये कहता है कि वो बस इसीलिए ताकि सभी लोग मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करें। अब गिल्ड मास्टर उसे ये कहते हैं कि ये मेरी बहन से शादी करने वाला है। या सुनते ही काइन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। क्या तुम इसके भारी हो? ये बंदा अब काइन के सामने झुक जाता है और उससे माफी मांग रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। काइन भी उसे माफ कर देता है। गिल्ड मास्टर उसे ये कहते हैं कि तुम्हारे कार्ड के हिसाब से तुम्हारा रैंक काफी कम है, तो मैं इसे बढ़ाकर सी रैंक कर रहा हूँ। लेकिन जुआना ये कहती कि इसने तो रेड ड्रैगन को भी मारा है और साथ में काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को भी। ये सुनते ही रेटिया और चैड्रिक के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब ये इस किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है। जब ये सारे यहाँ से चले जाते हैं तो गिल्ड मास्टर काइन से कहते हैं कि प्लीज मेरी बहन का ख्याल रखना। वो ये कहती है कि ये तो मेरा काफी अच्छे से ख्याल रख रहा है और हम तो काफी बार डेट पे भी जा चुके हैं। अरे ओयो, ये तुम क्या बोल रहे हो अपने भाई के सामने? उसे कुछ गलत लगेगा। अरे ओए, होने वाले जीजा जी टेंशन मत लो, मैं ये बात जानता हूँ कि डेट का मतलब है बैटल। फिर हमें दोबारा से गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि काइन को लेकर ही बातें कर रहे होते हैं। एक गॉड ये कहती है कि हमने काइन को 10 लेवल की प्रोटेक्शन दी हुई है, क्या ये ज्यादा नहीं है? जीनोम ये कहते हैं कि ये तो काफी कम है, कि हमें काइन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा क्योंकि एरॉन की सील कभी भी टूट सकती है। ये सुनते ही सारे गॉड्स काफी शॉक्ड
शॉक्ड हो जाते हैं। क्या एरॉन की सील? यानी कि अब सारा कुछ काइन पर ही डिपेंड है, क्योंकि एरॉन की सील भी काफी जल्दी टूटने वाली है। और अगर ये गॉड्स दुनिया को बचाना चाहते हैं तो काइन का स्ट्रॉन्ग बनना काफी जरूरी है। काइन भी अपने गोल्ड कार्ड को लेकर काफी खुश है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि काइन इन दोनों के साथ पढ़ाई करने के लिए आ जाता है। लो भाई, जुआना भी यहाँ पर आ जाती है। वो ये कहती कि लास्ट वाली डेट तो काफी अच्छी थी और इस बार हम बीच पे जाएंगे। और ये सुनते ही दोनों लड़कियों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, यानी कि दोबारा से काइन की वाट लगने वाली।